हम फिर हाजिर हैं गेस्ट टॉक के नए गेस्ट के साथ। आज नए गेस्ट हैं हमारे श्री राम यादव, जो कि वर्तमान में भोपाल में निवासरत हैं। इनका जन्म मंडला में हुआ। जब आती है शिक्षा की बात, जी हाँ दोस्तों, मंडला से भोपाल तक का सफर तय किया। बचपन में माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। श्री राम यादव प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और विभिन्न पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। उन्होंने कैसे मेहनत किया, कैसे स्ट्रगल करके मंडला से भोपाल तक जाने का सफर कैसे तय किया। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने ये सफर कैसे तय किया। दोस्तों, हम मिलवाते हैं आज आपको अपने गेस्ट श्री राम यादव जी से। कहते हैं शिक्षा ऐसी शेरनी की माँ की दूध है, जो बच्चा जितना पिएगा उतना दहाड़े। तो मेरी बेइज्जती होगी या सामने दर्शकों का मनोबल बढ़ेगा, क्या सोचा? नहीं, जो ये देखिए स्टोरी जो फैक्ट है, जो सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। अब हमारे पास इतना संसाधन होते नहीं थे, तो साइकिल से आना जाना होता था। यादव शक्ति संगठन में जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम किसी न किसी महान हस्ती, भले कोई बच्चा छोटा हो लेकिन यदि वो बहुत अच्छी कला प्रदर्शित करता है तो हम अपने एक पॉडकास्ट में जरूर लाते हैं। गेस्ट टॉक शो इसी के लिए बना है कि जो हमारा गेस्ट है वो क्या कर दिखा रहा है या कर दिखाने वाला है। तो आज हमारे बीच में हमारे गेस्ट टॉक शो के गेस्ट आदरणीय श्री राम यादव जी हैं, जो कि मंडला से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी अखिल भारतवर्षीय हिंदू सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कि भोपाल में निवासरत हैं और विभिन्न पदों पर रहकर सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हम मुलाकात करते हैं श्री राम यादव जी से, जो कि मंडला से भोपाल तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया और मंडला छोड़कर भोपाल जाने की क्या जरूरत पड़ी। सेवा तो हर जगह होती है, वहां जाकर सेवा करने का क्या अर्थ है, या कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिसे पाकर वो मंडला में बहुत अच्छी सेवाएं देना चाहते हैं। तो आइए हम मुलाकात करते हैं श्री राम जी से। तो आदरणीय श्री राम यादव जी, आपका गेस्ट टॉक शो में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे मंडला के निवासी हैं, मंडला से जबलपुर भी पास है, आपने भोपाल क्यों चुना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कि आपने मुझे आज आपकी स्टूडियो के माध्यम से आपने इनवाइट किया जी। मैं आपका आभारी हूँ। और जैसे ही कि आपने मेरे से पूछा कि आप मंडला से आप जबलपुर भी आ सकते, भोपाल ही क्यों आए जी, मैं आपको बताना चाहूँगा भाई साहब, मेरे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आए जी। जब मैं बहुत कम उम्र का था तब मेरे पापा जी का आकस्मिक निधन हो गया जी। उसके बाद फिर जैसे ही थोड़ा सा बड़े हुए तो मेरी माता जी का निधन हो गया। हम लोग 4 भाई बहन हैं। लगभग आप कितने वर्ष के थे जब? मैं लगभग भाई साहब उस समय 12-13 साल का रहा हूँगा जी। तो मेरे माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद मैं पढ़ना चाहता था, मैं एक बहुत अच्छा मेधावी स्टूडेंट था जी। और मेरे जो गुरु थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया जी। और आज भी मैं उनका स्मरण करता हूँ। पर सिचुएशन ऐसा रहा कि ऐसी एजुकेशन और एक जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो मुझे वहाँ पे नहीं मिल पाया। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा बाहर निकलना चाहिए जी। और अनडिपेंडेंट रूप से मैं बाहर निकला जी। एक छोटी सी जॉब करी जी, गोदरेज कंपनी में मैंने जॉब किया जी। फिर वहाँ से फिर मैं जॉब करते 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 कोविड के टाइम पे जब मुझे ऐसा लगा जी कि यार नौकरी से भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि लाइफ कुछ आगे हो पाएगा, तो फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जी। एक है लिकॉन सिक्योरिटी सर्विस, मैंने सिक्योरिटी सर्विस का बिजनेस स्टार्ट किया। सिक्योरिटी सर्विस जो है बैंक वगैरह से जी जी, जो सिक्योरिटी अपन प्रोवाइड कराते हैं जी जी, गनमैन बाउंसर वगैरह वगैरह ये सब अपन प्रोवाइड कराते हैं जी। और मेरे अंदर सर, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, मेरे अंदर एक ही सपना था, या तो मैं एक बड़े प्रशासनिक लेवल पे प्रशासनिक सेवा में रह के मैं समाज की सेवा कर सकूं जी, और या तो मैं एक सामाजिक बन के समाज की सेवा कर सकूं। मेरे अंदर वो बात बार बार आती थी कि बचपन से ही माता पिता के अभाव में जो सपोर्ट परिवार से नहीं मिल पाया जी,
वो सपोर्ट में लोगों के बीच में चैलेंज देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि हर बच्चे को, जैसे पौधा है, उसको अगर आप प्रॉपर रोपण करके अगर उसको पूरी तरह क्यारी वगैरह नहीं लगाएंगे, उसके चारों तरफ सेफ्टी नहीं करेंगे, तो वो एक दिन ऐसा हवा की झोंके से ही टूट जाएगा, स्टार्टअप भी खत्म हो जाएगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैं बहुत स्ट्रगल किया। मैं इतना फाइनेंशियल भी नहीं था मेरे परिवार की वो मुझे सपोर्ट कर पाते। मैंने जैसे भी बन्नी मजदूरी वगैरह किया, सिक्योरिटी सर्विस चलाया, तब जाके धीरे धीरे मैंने फिर भोपाल में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस के माध्यम से मैं एक समाज सेवा करता हूँ। आज अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल का एक मध्य प्रदेश प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष मुझे मनोनीत किया गया। माता पिता जब बचपन में गुजर गए तो आपकी पढ़ाई वगैरह में तो रुकावट आ गई होगी, और परिवार फिर बिखर गया होगा। नहीं, परिवार हमारे यहाँ सर सबसे गॉड गिफ्ट ये रहा कि हमारी पहले जो सिस्टर थी उनकी शादी मेरे पापा जी करके चले गए। जी। मतलब पापा जी उनकी विवाह करके 6 महीने बाद उनके देहांत हो गया था। पिताजी का देहांत मतलब किन कारण? मेरे जो पिताजी का देहांत है वो सर्प के काटने की वजह से हुआ। जो सर्प है, अपने खेत वगैरह होंगे जी, वहाँ पे क्या एक हमारे यहाँ गाँव में एक वो बनाते हैं खपरे, गर्मियों के दिनों में खपरे वगैरह बनाते हैं। वो कुछ खपरे टूट जाते हैं तो फिर बरसात से पहले उसको चेंज करना होता था। तो खपरे का मकान था कबीले वाले, तो वो वही बना रहे थे। तो गड्ढे के पीछे जो हमारे सार होता है, सार जिसमें गाय भैंस वगैरह बनते हैं, उसी भीने में एक छोटा सा छेद था। पापा जी उसी भीने में बैठे हुए थे, उस साइड सामने करके। जी। पीछे से सांप ने उनके एड़ी पे मारा चोट। जी। एड़ी जो होता है पीछे का, उनको बिल्कुल पता नहीं चला, और उधर से जैसे ही मारा उसके बाद फिर, और उस समय क्या है, चुनाव माहौल था, तो आचार संहिता भी लगी हुआ था। जो पंचायती जो चुनाव है, राज्य पंचायती चुनाव, वो भी था। तो आचार संहिता की वजह से संसाधन मिल नहीं पाया। गांव में इतना जल्दी आवागमन के साधन होता नहीं है, तो वक्त लगा। कम से कम पापा जी ने हमें कम से कम 2 घंटे का समय दिया था। जी। हॉस्पिटल ले जाने का समय नहीं मिल पाया, और हम तो उस समय छोटे थे, तो हमको कुछ आता नहीं था। जी। तो जो गांव के लोग हैं, आड़ पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया और बेसिस खींचने का प्रयास किया गया। फिर वैसे ही फिर उनका देहांत हो गया। तो जैसा कि आपकी तो बहुत दुखद कहानी है, आपने फिर सफर कैसे किया कि आपको, क्योंकि बच्चे जो होते हैं 10-12 साल की एक उम्र बचपना होता है, और जिस समय आप 12 साल के रहेंगे तो बहुत पुराना समय हो चुका है, क्योंकि लगभग अभी आपकी उम्र क्या होगी? मेरा अभी अंडर 35। तो बहुत पुरानी बात हो गई, 20 वर्ष पुरानी बात हो गई उस समय। तो आपने फिर पढ़ाई और जो संसाधन ना होने के कारण, जो आपने पूरी पढ़ाई की है सरकारी स्कूल में की है, तो उसकी व्यवस्थाएं आप कैसे करते थे? और यादों में तो शायद हो सकता है डेयरी भी हो या कुछ ऐसा। सर देखिए क्या है, हमारे यहाँ जो है, हम एक तो पूरा हमारा फार्मर सेटल फैमिली है, मतलब पूरी फार्म पे हम डिपेंड करते थे। खेती बाड़ी से लेके, और गाय भैंस वगैरह भी होते थे हमारे उस समय पे। तो हम दोनों भाई काम करने वाले थे, सिस्टर थी, और एक तो बड़ी सिस्टर की विवाह हो गई थी, तो वो तो चले गई जी। तो मैंने जो प्राथमिक स्कूल अपने गांव से किया जी, तो कहीं आने जाने का भी झंझट हमें होता नहीं था जी। तो गांव में हम पढ़ाई लिखाई किया। उसके बाद फिर एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ विश्या में, 12th तक मैंने वहाँ किया। घर से कितनी दूर पड़ता है स्कूल? वो 6 किलोमीटर से, साइकिल से आना जाना होता था। साइकिल से आते थे, साइकिल से जाते थे। 6 किलोमीटर डेली, मतलब 6-7 किलोमीटर एवरेज स्कूल जाते थे। तो सिटी से कम 2 किलोमीटर दूर था अंदर, मतलब आउट में स्कूल था जी। तो मतलब 7 किलोमीटर एवरेज, 7 किलोमीटर पर डे हमको आना भी है, जाना पढ़ने के लिए। तो साइकिल से ही आना जाना होता था जी। अब हमारे पास इतना संसाधन होते नहीं थे, तो साइकिल से आना जाना होता था। और जीवन पार्जन के लिए कभी कभी क्या होता था, जैसे गांव में जो कुछ जैसे बाजार होते हैं जी, तो बाजार में जैसे हम एग्जांपल बताऊं, जैसे हमारे यहाँ पवन सेठ करके एक नाम जाने माने सेठ होते थे जी। तो उनके यहाँ हमेशा क्या है, हर संडे पे एक ना एक लड़का कम ही रहता था। मतलब बाजार में कहीं वहां जा रहा है तो लड़का नहीं आया, वहाँ का बाजार है तो एक लड़का वहाँ नहीं आया। तो वो क्या करते थे कि वो मुझे बोल देते थे, यहाँ का बाजार है तो यहाँ आ जाना, संडे का बाजार है तो वहाँ आ जाना। तो मैं स्कूल में गेप करके और उसके पास चला जाता था काम करने। तो वो मुझे एक दिन का 60 रुपए देते थे। तो मैं 3 बाजार लगभग कभी छुट्टी में मार देता था।
तो 200-250 रुपए की व्यवस्था हो जाती थी। तो क्या होता था कि जैसे स्कूल में पढ़ाई लिखाई वगैरह हो गया, जैसे अपने डेली खर्चे, कभी साइकिल चला रहे चलते चलते पंचर हो गया, ट्यूब बदलना है, तो इस तरह से अपन व्यवस्थाएं में लगे रहे। अब किसी प्रकार का अपन को किसी गंदी सोच भी नहीं था और किसी प्रकार का खान पान का वो नहीं था। एक माता पिता ने आपने गलत राह नहीं पकड़ी, जो आपने राह पकड़ी सीधी और उस पे आप चलते गए और ईश्वर भी मदद करता गया। हाँ, और मैं गट्टा कसने के लिए जाता था उनके यहाँ, और एक दिन का मुझे 60 रुपए देते थे। और आज मुझे याद है, कभी कभी बरसात के दिनों में जब गट्टे कसते 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 बारिश हो जाती थी। गट्टे कसना मतलब? गट्टे मतलब जो बाजार जो लगाते हैं, तो अच्छा, सामान फिर उसको व्यवस्थित रख के उसमें गट्ठा कस के उसको लोडिंग करवाना, और जहाँ उसकी रखने का जगह है वहां उनको पहुंचवाना। ये रहता था। और इतना कम उम्र में हम गट्ठे वगैरह सब कसते थे। तो बहुत चैलेंजेस रहा जीवन का। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने मास्टर डिग्री है मेरे। मैंने मास्टर डिग्री तक किया। मतलब इतना सब कठिन समय होने के बाद आपने मास्टर डिग्री कर ली? हाँ, अभी तक मैं बताऊं आपको कि मेरे फैमिली को नहीं है पता है कि श्रीराम, उनको यही लगता था कि भोपाल में रह रहा है तो क्या कर रहा है, भोपाल में रह रहा है तो क्या कर रहा है। बाकी मेरी डिग्री हो गया, और वैसे मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता था। मैंने बहुत एफर्ट लगाया, और मैं चला भी जाता अगर जैसे कोई अच्छा सपोर्ट अपन को मिल जाता तो। आपको ऐसा कैसे लगा कि जो अखिल भारतीय हिंदू दल सेवा है उसमें हमको आना चाहिए, और आप एक प्रदेश का अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ा पद होता है, एक प्रदेश का मुखिया होता है, जैसे एक मुख्यमंत्री होता है वैसे ही एक पद होता है। और ये जो दल है ये कोई छोटा मोटा दल तो है नहीं, तो इसमें आप प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कोई डायरेक्ट बैठा नहीं देता, कुछ तो काबिलियत होगी। तो ये आपने एकदम से यू टर्न कैसे ले लिया? भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा शुरू से ही कुछ करने का था, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। पहले हमारी समाज अखिल भारतीय यादव महासभा जो है वहाँ मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ, मीडिया प्रभारी रहा हूँ। फिर यादव शक्ति संगठन में जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उसके बाद फिर मैं मीडिया प्रभारी रहा। और उसके बाद फिर क्या है, अनेक प्रकार के जो, जैसे अभी पर्यावरण जलवायु संवर्धन परिषद में मैं भोपाल का डिस्ट्रिक्ट मेंबर भी हूँ, है ना। और परम आदरणीय मनोज भारद्वाज जी जो वाइस चेयरमैन पर्यावरण जलवायु संवर्धन परिषद का भारत इकाई का मध्य प्रदेश के वाइस चेयरमैन है, तो उनकी सानिध्य में रह के, और मुझे एक क्या है मार्गदर्शन का जरूरत है, तो भाई साहब ने मुझे मार्गदर्शन दिया। और आज हमारा जो संगठन है लगभग 23 राज्यों में कार्य कर रही है और अच्छे परफॉर्म में काम कर रही है। और हमारा तो वैसे ही बचपन से ही ये सोच था कि एक समाज सेवा करने का, तो आपको मौका चाहिए था और इस दल ने आपको मौका दे दिया। इस दल ने मुझे मौका दिया, तब मैं बहुत अच्छा से काम कर पा रहा हूँ। और इसमें पूरा मेरा यही है कि हिंदुत्व का मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। और बाकी समाज का भी ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर मैं हिंदू की बात करूं, मैं सारे समाज को शिक्षा, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण, मेरा 3 एजेंडा है, इसी में काम कर रहा हूं। और प्रत्येक पूरी इंडिया में मेरा संकल्प है, मैं 28 राज्यों में 29 राज्यों में पूरी तरह से इस संगठन को फैलाने का संकल्प लिया है। जैसे पर्यावरण जलवायु परिषद में भी आपका एक कोई पद है जिसपे आप सेवा दे रहे हैं? जी, वही जिला सदस्य का है मेरा, डिस्ट्रिक्ट मेंबर बोलते हैं जिसको, पर्यावरण संवर्धन परिषद। इसमें आपने कदम कब रखा? ये तो अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है। भाई साहब के द्वारा दिल्ली से मनोनीत किए हैं। बाकी लगभग 2-3 महीना हो गया। जैसा आपका ये बहुत कठिन परिश्रम करके आप यहाँ तक आए, लेकिन माता पिता का गुजरने का दुख तो है, लेकिन भगवान ने कहीं ना कहीं उनकी कमी को पूरा किया है आपको, कि आपकी सीढ़ी एक से एक बनाते गए और आज आप मंडला से भोपाल पहुंच गए। क्या आपका कुछ ऐसा राजनीतिक लाइन में जाने का आपका मन है क्या? देखिए भाई साहब, मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि दूर खड़ी मंजिल इंगित कर बुलाती है, साहस से चढ़ने वालों के माथे पे तिलक लगाती है। तो मुझे ये कविता मुझे याद आता है, मेरे गुरु ने मुझे ये बताया था कि श्रीराम, डरने का नहीं है। अगर किसी काम में करने में अगर कोई बाधा आती है, अगर उसमें भी अगर आप हासिल कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि समाज सेवा करते करते भी अगर आपको राजनीति का जरूरत है, समाज सेवा करने में आपको बाधा आ रही, तो राजनीति भी आपको करना चाहिए। और मैं मानता हूँ इस बात को कि मेरे गुरुओं के संकल्प को मानते हुए
मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे वो जरूरत पड़ेगा तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके लिए तो बहुत आपको कहते हैं ना, किसी नेता के शरण में रह के बहुत घिसना पड़ता है। मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा सर, अभी तक जो राजनीति सब कर रहे हैं ना, वो एक ही मेंटलिटी बना रखा है सबने कि किसी एक सीनियर लीडर के नेतृत्व में रह के आप कर सकते हो। जी। राजनीति पार्टिकुलर क्या है, अभी तक राजनीति क्या है, एक प्रकार से वो एक व्यवसाय बना दिया है जी। सिस्टम को। एक राजनीति कूटनीति के, ये जो बड़े लोगों ने जो बताया है कि राजनीति ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जी कि आपके अंदर अगर सेवा भावना है, जी, सेवा भावना पैदा करना ही एक आपका कूटनीति या राजनीति पैदा हो जाती है। जी जी, है ना। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो सेवा भावना से ही करना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार तरीके से करना चाहिए। आप उसमें हर नेताओं के समावेश को क्या है, जैसे आप बोल रहे हैं किसी लीडर के संरक्षण में आपको करना नहीं। मैं मानता हूं भाई साहब कि अगर आपके पास संगठन है तो आपको किसी नेता के संरक्षण में आने की जरूरत नहीं। आपके पास एक परिवार टूटा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास पूरी मध्य प्रदेश का 125 करोड़ लोग आपके साथ है, पूरी हिंदुस्तान आपके साथ है, तो आपको किसकी जरूरत है? और कौन है वो जो आपको संरक्षण देंगे? कोई नहीं दे सकते। जैसा कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो पूरा मध्य प्रदेश आपके अंडर में है जी, तो इसमें आपकी जो सदस्यों की संख्या लगभग कितनी होगी? भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में ही कम से कम आज की डेट में देखा जाए तो कम से कम 13 कार्यक्रम हो चुके हैं जी, लगभग 13 कार्यक्रम। हर महीना एक कार्यक्रम में अगर देखें तो कम से कम 200 से 300 लोगों का कार्यक्रम होते हैं जी। और ये तो हमारे कम से कम 23 राज्यों में कार्यक्रम चल रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक स्टेट में कितना कार्यक्रम है। मतलब बहुत बड़ी टीम है। हाँ, कम से कम ये मान लीजिए कि प्रत्येक राज्य में कम से कम 23,000 से ऊपर। 23,000 एक राज्य? तो आपका तो चुनाव निश्चित है। चुनाव बात वहां वही आ जाती है सर, चुनाव की। मेरा मकसद चुनाव नहीं है जी। मेरा मेन जो मकसद है वो है समाज सेवा जी। अगर समाज सेवा करते हुए अगर चीजों की आवश्यकता पड़ी और मुझे वो चीजें नहीं मिल पाएगी, और फिर मेरे जो समाज के लोग हैं उनको अगर वो फायदा नहीं मिल पाएगा तो मैं वो भी करूंगा, पर अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। कहते हैं कि राजनीति जो होती है, चुनाव का मतलब ये होता है कि आज हमने चुनाव लड़ा और हम जीत गए, किसी पद पे आप आसक्त हो गए, वो पद आपका हो गया। तो कहते हैं जो सेवा भाव होता है, सेवा भाव करने के लिए राजनीति बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यदि आप सेवा करते हैं तो आपको फंड की जरूरत पड़ती होगी। कि जैसे आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो आपको जैसे जबलपुर में किसी मदद करना है, तो आप ऐसा कितना पैसा लगा सकते हैं? शायद इसी के लिए कुछ राजनीतिक पदों की जरूरत पड़ती होगी जिससे आप सेवा कर सकते हैं। देखिए, वो भी जो सेवा करते हैं वो भी सरकार पे डिपेंड होते हैं सर। मैं आपको बताऊं कि जो भी राजनेता होता है वो सरकार पे डिपेंड होता है, सरकार के फंड को यूटिलाइज करता है जी। वही मैं बोल रहा हूँ, वो अपने घर से पैसा नहीं लाता जी। तो आप भी प्रशासनिक, अगर आप राजनीति में ना होते हुए भी आपके पास पावर है, आप सरकार के फंड को यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भारत सरकार का बहुत सारी योजनाएं हैं जी। आप उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य कीजिए, जन जन तक पहुंचाने के कार्य कीजिए। आप तो नीचे ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए। आप वैसे ही आपका ये जो अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल है, इसके क्या क्या कार्य है? देखिए, किस प्रकार के अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल एक राष्ट्रीय संस्था है सर जी, और ये नेशनल लेवल पे कार्य कर रही है। और श्रीमान हमारे जो मनोज भारद्वाज जी हैं, उनकी विजन बहुत बड़ा है जी। वो एक क्षेत्र में रह के काम करना पसंद नहीं करते जी। उनका सबसे बड़ा विजन अगर देखा जाए, आज नरेंद्र मोदी जी का विजन है, इसी तरह उनकी विजन है जी। वो संपूर्ण भारत को एक अच्छी संस्कृति और एक अच्छी शिक्षा के रूप में देखना चाहते हैं, एक अच्छा समाज का विकास हो ये रूप में देखना चाहते हैं। और आज हम देखें तो आज हमें लगभग 5 राज्यों में हमने व्यक्तिगत रूप से कार्य किया है। 5 जिलों में अभी व्यक्तिगत रूप से हम गए हैं, कार्यक्रम वगैरह किए हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा काम किया, लोग बाग सपोर्ट भी करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। इसमें आगे का जो, जैसे आपने बताया, भारद्वाज जी का विजन बहुत अच्छा है, तो आगे की रणनीतियां क्या है? हमारा अभी तो सर मेन रणनीति है वन संरक्षण का। मेन उद्देश्य है वन संरक्षण का, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा
वृक्षारोपण वगैरह करके एक अच्छा अपने संस्कृति, अपने पर्यावरण को बचाया जा सकता है ना, उसके संरक्षण करके। और आगे की जो रणनीति की बात करें तो हमारी रणनीति है, अभी हम शिक्षा में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे शिक्षा की बात करूँ तो हमारी जो बहुत बड़ा विजन है, हम माननीय शिक्षा की तो बहुत जरूरत है और सही दिशा में शिक्षा होना बहुत जरूरत है जी। शिक्षा में सर मैं आपको बताना चाहूंगा भाई साहब की मिशन के अनुसार कि अगर इन भाई साहब को अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया जाए प्रशासन की तरफ से जी, या किसी प्रकार से भी हो, तो वो इतना कुछ कर पाएंगे कि मैं आपको इमेजिन नहीं कर पाएंगे जी। एक नॉर्मल व्यक्ति इतना नहीं सोच पाता जितना उनका विकास होता है जी। उनका एक मिशन है सर शिक्षा में कि वो एक ऐसा स्कूल डेवलप करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे स्कूल हैं आज, जैसे मैं आपको क्या है इसके माध्यम से क्या बताऊं, नहीं किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, मतलब तो बहुत सारे चैलेंज, जैसे आज प्राइवेट में बच्चा पढ़ाता है तो बस उसको कुछ नहीं, थोड़ा बहुत इंग्लिश का वर्ड सिखा देते हैं, उसके बाद पूरी महीने के फीस में उनको प्रेशराइज करते हैं, पेरेंट्स वगैरह इधर उधर से लोन लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, कर्जा ले लेके बहुत हालत खराब है सर। अगर गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट को अगर इसको अगर जैसे प्राइवेट स्कूल है उसको अगर गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल जैसे कन्वर्ट किया जाए, खर्चा वही होता है जी, पर इसमें कोई काम नहीं कर रहा है जी। शिक्षा में अगर कोई काम कर ले, जहाँ पे देखिए पुराने जमाने में जैसे हमारे गुरु होते थे, महर्षि वगैरह हुआ करते, संदीपनी गुरु हुआ करते थे, उनकी आश्रम कैसे होते थे कि एक उनकी आश्रम प्रकृति पे निर्भर था, प्रकृति पे रहते थे, उनको हर प्रैक्टिकल सिखाया जाता था, वहाँ अस्त्र भी सिखाते थे, शस्त्र भी सिखाते थे, सारी विद्याएं सिखाया जाता था। तो अगर ऐसी हम शिक्षा दें तो आज भी, पहले तो भारत सोनिक चिड़िया था ही जी, और आज भी सोनिक चिड़िया है और वो हमेशा सोनिक चिड़िया रहेगा जी, मैं मानता हूँ। आज भी सर विश्व में इसकी संस्कृति का बड़ा पूरा विश्व जानता है कि वास्तविक की जो इंडिया का संस्कृति है जी, वो बहुत ही अच्छा संस्कृति रहा है पश्चिम, पर अपन लोगों ने ये बहुत सारी ये व्यवस्थाएं, आवश्यकताओं को बढ़ाते अपन लोगों ने ये सब व्यवस्थाएं बिगाड़ दिया है। आपका कहना यह है कि यदि मान लो भारद्वाज जी को कोई विशेष सपोर्ट मिल जाए जी, तो वो इस दल के माध्यम से बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं अभी, और यदि सपोर्ट मिल जाए तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जी। बहुत अच्छी बात है। और जो आपका कार्य क्षेत्र है पूरा प्रदेश है जी, तो जैसे आपको आपके 100-200 किलोमीटर में कभी किसी को जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की, तो आप कैसे मदद करते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर मुझे मेरे जो कोऑर्डिनेटर जो होता है, वो मेरे पास ज्यादातर बच्चे स्टूडेंट्स को मैं ज्यादा मदद करता हूँ जी। मेरे पास कॉलेज वगैरह हैं तो उनको मैं सपोर्ट करता हूँ कि इसमें बच्चे पढ़ने करते हैं, भाई साहब हम इतना दूर से आ रहे हैं, हम पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, हॉस्टलों की व्यवस्था नहीं हो पा रही जी, तो मैं सपोर्ट करता हूँ उनको। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आए हैं कि जिसको पढ़ने के लिए मेरे यहाँ पहले स्कूल भी था, तो हाँ, मैं जहाँ पे मेरे एक दोस्त का स्कूल था, तो उसमें मैं एक जब कोऑर्डिनेटर कभी कभी जाता था पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे कम से कम 10 बच्चों को मैं फ्री पढ़ाता था बहुत बढ़िया, और मैं कम से मेरी सैलरी से वो पैसा वहाँ डिडक्शन होता था बहुत बढ़िया। तो आज सर शिक्षा में अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि सपोर्ट कर दिया जाए, देखिए आप उसको पैसे मत दीजिए, अगर आपने शिक्षा दे दिया, अगर वो शिक्षा का अगर सही यूज कर लिया ना जी, तो आज वही व्यक्ति आज आगे बढ़ के पूरा जीवन बना लेगा। कुछ भी मत कीजिए सर, आपको आप फ्री पैसा मत दीजिए, आप इतना खाना फ्री मत दीजिए, कुछ भी मत कीजिए, मात्र शिक्षा को सपोर्ट कर दिया जाए ओनली। कहते हैं शिक्षा ऐसी शेरनी की माँ की दूध है, जो बच्चा जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बिल्कुल ये फैक्ट है सर, जो पुराने जमाने के लोगों ने जो बोले हैं ना वो तो फैक्ट है। तो शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर उसको अगर सपोर्ट कर दिया जाए तो पॉसिबल है, समाज बहुत अच्छा कल्याणकारी समाज बन जाए। ये थे हमारे साथ श्री राम यादव जी। इनकी बहुत ही दर्द भरी कहानी है, लेकिन उन्होंने दर्द भरी कहानी को दर्द नहीं समझते हुए सीढ़ी के एक कदम करके बढ़ते गए, और आज आप देख रहे हैं सामने है, और बहुत अच्छी सोच है इनकी। हमें और हमारे देश को
ऐसी सोच वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है, जो कि भारद्वाज जी ने तराश कर इनको प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया और बराबर वो कार्य कर रहे हैं। बहुत शालीनता से उन्होंने बात की, बहुत शालीनता से जवाब दिया, लेकिन कुछ समय की कमी के कारण, चूँकि उनको अभी भोपाल निकलना है, उन्होंने हमको इतना कम वक्त दिया, उसके बाद भी बहुत अच्छे से उन्होंने जवाब दिया और इतना समय दे दिया। नेक्स्ट टाइम के लिए हम ज़रूर उनसे समय लेंगे कि थोड़ा ज़्यादा समय दें हमको, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रूबरू हो सकें और हम अपने दर्शकों को बता सकें। तो दोस्तों, इससे मेरे को तो ये सीख लगती है कि यदि आपको हमारा बाजू वाला पड़ोसी भी यदि मदद नहीं करता तो भगवान है कहीं ना कहीं से, बस आप रास्ता सही चुनिए। यदि आप गलत रास्ते पे जाते हैं तो पड़ोसी भी मदद करता है तन मन धन से, तो आप बिगड़ जाएंगे। उसका जीता जागता सबूत श्री राम यादव जी हैं। और हम श्री राम यादव जी से बोलना चाहें कि हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहें। मैं एक ही संदेश है आपके माध्यम से भाई साहब, कि मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि आप कोई भी काम करो, कोई काम छोटा नहीं होता है। आप कोई भी काम करो ईमानदारी और लगन के साथ करो और आपको जरूर सफलता मिलेगा, जरूर सफलता मिलेगा। और इतना सफलता मिलेगा कि कभी आप सोच नहीं सकेंगे। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, आज मैं बहुत कम उम्र में आज प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने हूँ, तो कहीं ना कहीं अचीवमेंट है। तो मेहनत तो कंटिन्यूली आपको ईमानदारी से करना चाहिए। आप आज हमारे गेस्ट टॉक शो में बैठे हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं। आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं बताऊं कि मैंने 60 रुपए में मजदूरी करके यहाँ तक आया तो मेरी बेइज्जती होगी या सामने दर्शकों का मनोबल बढ़ेगा, क्या सोचा? नहीं, जो देखिए स्टोरी जो फैक्ट है, जो सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता जी। सत्य अगर है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप भी नॉर्मल आदमी है, वो भी नॉर्मल आदमी है, दर्शक भी नॉर्मल आदमी है और हाई प्रोफाइल होंगे भी, तो क्या होगा उससे? अगर आपके पास सत्य है, आप एक झूठ बोलने के लिए कई झूठ को आपको छुपाना पड़ेगा, एक बार सत्य बोल के आप अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। और जो वास्तविकता है तो उसको आप कहाँ लेके जाएंगे, जो आपके पास प्रैक्टिकल है। कहते हैं कि यदि हमने वो पुराने दिन भूल गए जिसमें हमने नहाया धोया खाया पिया बिना चड्डी बनियान, मतलब बचपन, तो हम बुढ़ापे में भी भूल जाते हैं कि हम कैसे हैं। वो कहते हैं कि बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा इसीलिए आता है, वो याद दिलाता है कि बेटा जो तू तेरा बुढ़ापा है वो बचपन में तू ऐसा ही था, इसीलिए बुढ़ापा आता है। क्योंकि श्री राम यादव जी एक यादव कृष्ण वंशज हैं और अभी तात्कालीन कुछ समय पहले ही, लगभग 1 महीने भी नहीं हुआ, अभी चोटी कांड बहुत फेमस हो रहा है। तो श्री राम यादव जी, उसके बारे में आप कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, मैं जरूर बोलना चाहूँगा सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, पर यह है कि इस मामले को जांच पड़ताल करना चाहिए जी, है ना। अगर उन्होंने गलत किया है, देखिए सारी व्यवस्थाएं हैं अपने पास, अगर आपको लगता है कहीं गलत है जी, तो आपको न्यायिक व्यवस्था है जी, दंड देने का अधिकार उनको है जी, है ना। तो सारी व्यवस्थाएं हैं, तो अपन को ये व्यवस्थाओं में रह के काम करना चाहिए था। तो इस घटने का सीबीआई जांच होना चाहिए प्रॉपर, और निराकरण होगा, जो दोषी पाएगा उसको कठोर दंड मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं यादव का दिमाग घुटने में होता है और हमेशा उत्तेजित रहते हैं। ना उत्तेजित वो थे जिनकी चोटी काटी गई, ना उत्तेजित ये सामने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, वो उत्तेजित नहीं हुए। तो ये दौर बदल गया, समय बदल गया, यादव भी बदल गया। वो भी हमेशा यही चाहता है कि हम सब मिलजुल कर रहें, सारे धर्म मिलजुल कर रहें, कोई किसी की बुराई नहीं करता, ना बुराई चाहता है किसी से। इसीलिए उन्होंने भी आज तक किसी यादव ने उनको अभद्र टिप्पणी या कुछ ही प्रकार का चैलेंजेस नहीं दिया। बस यही है कि नियम से जो जांच होती है, नियम कानून में रहकर जांच कराकर उनको उचित दंड देने की सभी यादव मांग करते हैं। और ये श्री राम यादव जी ने भी प्रदेश अध्यक्ष पद पर होते उन्होंने भी ये संदेश दिया, तो उसकी एक जांच होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा श्री राम यादव जी, हम अब चाहते हैं आपसे विदा, क्योंकि आपको भी समय कम है और आप भी भोपाल निकलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे गेस्ट टॉक शो में आए, और हम बहुत जल्द ही आपसे बहुत समय लेके मुलाकात करेंगे। और जब मैं तो कोशिश करूंगा, लेकिन आप भी थोड़ा कोशिश करें कि हमारे दर्शकों को बहुत विस्तार में मिलने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कि आपने इतना मुझे समय दिया, और अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और मैं जरूर, आप जैसी निमंत्रण देंगे मैं जरूर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।